अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर एमन एलवी। आज हम चैप्टर नंबर 11 देखते हैं, डीडी का स्क्रीनिंग फॉर एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसीज। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं टेबल नंबर 11 साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंडोक्राइन डिसीज। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर भी यही है। न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल और सिस्टेमिक से रिलेटेड जो है साइन एंड सिम्टम्स, वो आपने अच्छे तरीके से ये करने हैं। उसके बाद इस चैप्टर में जिस तरह से हम लेके चलेंगे वो ये होगा कि थायराइड से रिलेटेड डिजीजेस आएंगी। सबसे पहले गॉइटर, थायराइडाइटिस, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। उसके बाद पैराथायराइड से रिलेटेड हाइपोपैराथायराइडिज्म, हाइपरपैराथायराइडिज्म। पिट्यूटरी से रिलेटेड डायबिटीज आएगी, SIADH, एक्रोमेगालिया। उसके बाद रीनल से रिलेटेड एड्रीनल इंसफिशिएंसी और कुशिंग सिंड्रोम। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को लेके चलना है। अब सबसे पहले कॉजेज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम, ये इतनी दफा पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। सिस्टेमिक जो कॉजेज हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का उसका आंसर ये है, और ये आपने टेबल अच्छे तरीके से सारे कॉजेज कर लेने हैं। देन आपने पिट्यूटरी ग्लैंड पे आ जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में अब डायबिटीज इंसिपिडियस है। सबसे पहले उसमें होता क्या है कि एडीएच जो है वो लैक कर रहा होता है, एक्सेस वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, ये बात आपको बताओ। उसके बाद सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडियस क्या होता है, नेफ्रोजेनिक क्या होता है, इन दोनों के बारे में। देन क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, ये आपने करने हैं। इस तरह से आपने करते जाना है। उसके बाद SIADH होता क्या है वो आपको पता, और रिस्क फैक्टर सिर्फ रीड कर लीजिएगा। उसके बाद क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, इसके भी आपने करने हैं। देन एक्रोमेगैले क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है और उसकी वजह से एबनॉर्मल एक्सट्रीमिटीज की इनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाती है, ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों में ये हो तो ओवर प्रोडक्शन ग्रोथ हार्मोन की होती है और उसकी वजह से बोन्स लंबी होना शुरू हो जाती हैं और उसको हम जाइगेंटिज्म कहते हैं। और वो कौन कौन सी बोन्स होती हैं, फेस की, जॉ की, हैंड्स की, फीट की, ये बात पता हो। एक्सरे पे वो क्या बताता है कि ओस्टियोफाइट जो है वो नजर आना शुरू हो जाते हैं, जॉइंट स्पेस जो है वो बनना शुरू हो जाती है, ये बात पता होनी चाहिए। फिर लेट स्टेजेस जो हैं उसमें क्या होता है कि जॉइंट स्पेस बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है और कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस हो जाता है पेशेंट को। तो और इसके बाद यहाँ पे फ्रोस्टियर डिजीज एक लिखी हुई है, ये आपने करनी है। देन एक्रोमेगैले के क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स करने हैं। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड में सबसे पहले एड्रीनल ग्लैंड्स पहले तो ये दो होते हैं, आप अपर पार्ट ऑफ ईच किडनी प्रेजेंट होते हैं। फिर एड्रीनल इंसफिशिएंसी में प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी, उसमें आपने एडिसन डिजीज ये आपने करनी है। उसके बाद यहाँ पे बात लिखी हुई थी कि पिगमेंटेशन जो है वो कहाँ पे होती है, एक्सटेंसर सर्फेसिस पे होती है, बैक ऑफ द हैंड पे, एल्बोस पे, नीज पे, क्रीज ऑफ द हैंड, लिप एंड माउथ, ये बात। और सेकेंडरी दोनों का डिफरेंस, प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी और सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला, और उसके बाद सेकेंडरी वाला, ये आपने करना है। एड्रीनल इंसफिशिएंसी के क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, ठीक हो गया। मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो उसका क्या होता है, ऑटोइम्यून प्रोसेस होता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स में जो वो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। फिर कुशिंग सिंड्रोम आता है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ गया, तो इसमें कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ गया और इसमें क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं वो आपने करना है, और ये यहाँ तक करना है, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद ये इसके पास पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, ये आपने अच्छे तरीके से इसके सारे सिम्टम्स करने हैं। देन एडिसन और कुशिंग सिंड्रोम का यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है, ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो आपको याद रहेगा अच्छे से, यहाँ से कर लीजिएगा इस फिगर को। देन उसके बाद गॉइटर आ जाता है। गॉइटर में क्या है, आयोडीन जो है वो डेफिशिएंट होता है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है। गॉइटर के क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम। फिर थायराइडाइटिस क्या होता है, होता क्या है, वुमेन में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द मैन। उसके बाद क्रोनिक थायराइडाइटिस जो है उसको हम हैशीमोटोस थायराइडाइटिस भी कहते हैं, MCQ है। थायराइडाइटिस के क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म पे आ जाते हैं, इसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं, और इसमें थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो ज्यादा हो जाती है। अब हाइपरथायराइडिज्म से रिलेटेड क्या होता है, क्रोनिक पेरियार्थराइटिस, मतलब कि फ्रोजन शोल्डर जो है वो उससे रिलेटेड होता है। अगर बहुत ज्यादा पेरियार्टिकुलर स्ट्रक्चर इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरियार्थराइटिस कहते हैं। फिर हाइपो फंक्शन में क्या होता है और हाइपर फंक्शन, इन दोनों का डिफरेंस ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये वाला टेबल, सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन हाइपरथायराइडिज्म की क्या होती हैं, इसको कीजिएगा। CNS पे क्या इफेक्ट आता है, CVS पे, पल्मों पे क्या इफेक्ट आता है, जॉइंट पे क्या इफेक्ट आता है, उसके बाद ओकुलर GI इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये सारा आपने करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा यहाँ पे कहीं पे थायराइड स्टॉर्म के बारे में लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे छोटा करके लिखा हुआ है, इसको देख लें कि इसमें थायराइड स्टॉर्म में होता क्या है कि एक तो आपका हार्ट फेलियर होता है, शॉक होता है, सीवियर टेकिकार्डिया होता है।
इमीडिएट मेडिकल रेफरल की ज़रूरत होती है, हाइपरथर्मिया 105 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हुआ होता है। अगर रेंज ऑफ मोशन शोल्डर की जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है तो वो हाइपरथायरायडिज़्म में होता है और इसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन कम होने की वजह से फ्रोज़न शोल्डर की तरफ पेशेंट जो है वो जा सकता है। उसके बाद हाइपोथायरायडिज़्म जो है ये इसकी तरफ आ जाते हैं। और अगर जो कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज्म है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिनिज्म कहते हैं। ये बात पता हो, प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म और सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म का जो है ये डिफरेंस आपने करना है। टेबल 11.5 ठीक है, ये आपने कर लेना है। और उसके बाद मिक्सिडीमा, मिक्सिडीमा क्या होता है, जब आपकी डर्मिस में कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है और बहुत से जो दूसरे टिश्यूज़ हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की जो और प्रोटीन्स की अमाउंट जो है वहाँ पे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की ये 2-3 बातें लिखी हुई हैं, यहाँ तक ये कर लीजिएगा आप। उसके बाद पैराथायरॉइड ग्लैंड पे आ जाते हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड में सबसे पहले हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है। इसमें से आपको पता होगा कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में होता क्या है कि पीटीएच जो है वो इंक्रीज कर जाता है, बोन में से कैल्शियम जो है वो ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम जाना शुरू हो जाता है बोन से निकल निकल के। ये बातें आपने करनी है। देन इसमें से यहाँ पे क्लास ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑस्टियोजेनिक साइनोवाइटिस के बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ था, ये आपने करना है। देन हाइपोपैराथायराइडिज्म आ जाता है कि पीटीएच इसमें कम होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपर फॉस्फेटीमिया होता है। ठीक हो गया, ये बात आपको पता होगी। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था, थायराइड डायरेटिक और लिथियम कार्बोनेट हाइपर पैराथायराइड डिसऑर्डर में जो है वो इस तरह का कोई पॉइंट था, मुझे याद नहीं है आपके वो, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको देख लीजिएगा अगर पढ़ें कहीं पे नजर आए तो। उसके बाद टेबल 11.7 इसको आपने करना है। ठीक हो गया, इसको फिगर को देख लीजिएगा। देन हमारे पास आ जाता है पेंक्रियास डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस होता क्या है, टेबल 11.8 सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। ये आपने बहुत 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 अच्छे तरीके से करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डिफरेंस टाइप 1 टाइप 2 का। फिर अनट्रीटेड और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ये पूछा जाता है, इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं। ये वाला टेबल आपने अच्छे से करना है। फिर फास्टिंग ग्लूकोज जो है उसका लेवल क्या होता है 126 mg पर डेसीलीटर। यहाँ पे एक दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पढ़ने हैं आपने। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज की क्या हो सकती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, कैड। डायबिटीज जो है वो रीनल फेलियर का लीडिंग कॉज है, ये बात पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है। सॉर्बिटॉल की एक्यूमुलेशन होती है नर्व सेल्स के अंदर। उसके बाद फ्लूइड और अबनॉर्मल फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट शिफ्ट आता है और नर्व सेल डिसफंक्शन हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम डायबिटिक न्यूरोपैथी। उसके बाद आपने क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स करने हैं। पेरिफेरल और ऑटोनोमिक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत बहुत दफा पूछा गया। रिस्क फैक्टर भी करने हैं। देन चारकोर जॉइंट ये भी पूछा जाता है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। देन उसके बाद आपने बॉक्स 11 बंद करना है, ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि फिजिकल थेरेपिस्ट का डायबिटीज की स्क्रीनिंग में क्या रोल है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए। देन टेबल 11.10 ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, हाइपरोस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट और हाइपोग्लाइसीमिया। फिर उसके बाद यहाँ पे डीकीए और हाइपर हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक का डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसमें से आपने ये लाइंस करनी है सिर्फ। देन हम हाइपोग्लाइसीमिया पे आ जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि प्रोलॉन्ग अटैक की वजह से ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है और डेथ की तरफ चला जाता है। लेस देन 70 की एज में होता है। फूड इनटेक इसमें कम होता है और एक्सरसाइज जो है वो आपने ज़्यादा करनी होती है। उसके बाद फ्लूइड यहाँ पे जो हाइलाइटेड पोर्शन है ना इसमें से आपने जैसे कि ये रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया का एक पॉइंट लिखा है, इसको हम फंक्शनल हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। ये पॉइंट आपने करना है। उसके बाद इसमें आपने इंटरवेंशन क्या दिया, जब भी किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो आपने उसको इमीडिएट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन शुगर की करनी होती है, तो वो आपने किस तरह से करनी है। इमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोज या आप दे सकते हैं फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट में हाफ कप ऑफ फ्रूट जूस ऑफ शुगर कोला 8 आउंस ऑफ, ये जो पॉइंट्स लिखे मैंने ये आपने पढ़ने हैं। ठीक है, उसके अलावा ग्लूकोज की टैबलेट्स भी होती हैं एब्जॉर्बेबल, वो भी आप दे सकते हैं।
कुछ लोग इंट्रामस्कुलर ग्लूकागोन जो है वो उसको भी यूज़ करते हैं। फ्लूइड इम्बैलेंसेस से रिलेटेड डिहाइड्रेशन और फ्लूइड लॉस और वाटर इंटॉक्सिकेशन, इन दोनों का आपने जो है वो साइन एंड सिम्पटम्स यहाँ से कर लेने हैं। इसमें क्या होता है, फ्लूइड डेफिसिट में क्या होता है, ये 3 लाइन्स का जो हाइलाइटेड पोर्शन है ये आपने करना है। उसके बाद एज़ अ रिज़ल्ट कौन-सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से होता है आपको फ्लूइड डेफिसिट, वो कंडीशंस कौन-कौन सी हैं ये आपको पता हो। देन वाटर इंटॉक्सिकेशन वो क्या होता है और उसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्पटम्स क्या होते हैं और किस वजह से होता है। एडीएच के बढ़ने की वजह से, टैप वाटर की वजह से, ठीक हो गया? और एडीएच क्यों बढ़ता है? ट्यूमर्स पर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में। इसके भी कॉजेज़ लिखे हुए हैं कि वाटर और सोल्यूट्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं। वो क्यों लॉस होते हैं? जब भी कोई हेमरेज होता है या फिर बहुत ज़्यादा जीआईटी का लॉस होता है, वॉमिटिंग, डायरिया, ड्रेनिंग, फिस्टुलास, इन सारी कंडीशंस में। ठीक हो गया? देन एडीमा के क्लिनिकल साइन एंड सिम्पटम, एडीमा होता है क्या? उसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्पटम्स क्या होते हैं? पोटेशियम डिप्लीशन, ये भी आपने करना है, ठीक है? फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में सबसे पहले आपका ये जो टेबल है ना बॉक्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि एब्डोमिनल ओबेसिटी, एथ्रोजेनिक डिसलिपिडीमिया, एलिवेटेड बीपी, प्रोथ्रोम्बिक स्टेट, और ये सारे पॉइंट्स आपने करने हैं। देन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये वाला टेबल सिर्फ रीड कीजिएगा एक दफ़ा और ये यहाँ से वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एसिडोसिस और क्लोसिस का डिफरेंस आप कर लेंगे। देन आपने गाउट करना है, प्राइमरी गाउट और सेकेंडरी गाउट का डिफरेंस आना चाहिए, रिस्पेक्टिव कॉजेज। उसके बाद क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। देन सूडो गाउट क्या होता है? इसका एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं, तो उसको हम सूडो जो है वो गाउट कहते हैं, ठीक है? उसके बाद हीमोक्रोमेटोसिस, आयरन मेटाबॉलिज्म में एरर आता है, तो उसकी वजह से हीमोक्रोमेटोसिस हो जाता है। उसके क्लिनिकल जो साइन एंड सिम्पटम्स हैं वो क्या होते हैं वो पता होने चाहिए। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस, सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, पोस्टमेनोपॉज़ल ये सारी आपने इनकी कर लेनी है टाइप्स। उसके बाद ये वाला टेबल अच्छे से कीजिएगा, इसमें से एमसीक्यूज़ आए थे। टेबल 11-14 जो है। क्लिनिकल साइन एंड सिम्पटम्स करने हैं। देन ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है कि बोन में सॉफ्टनिंग हो जाती है क्योंकि विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी हुई होती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कहाँ-कहाँ पे होती है? स्पाइन में, पेल्विस में, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में बोन्स की डीकैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है। उसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या होते हैं? बच्चों में हो तो उसको रिकेट्स कहते हैं। उसके बाद पेजेस डिसीज़ क्या होती है? और पेजेस डिसीज़ के क्लिनिकल साइन एंड सिम्पटम्स क्या होते हैं? कौन-कौन सी ऐसी जगह हैं वो कहाँ-कहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है? पेल्विस, लंबर स्पाइन, सैक्रम, फीमर, टिबिया, स्कल, शोल्डर, ये सारी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और ये इसके सिम्पटम्स हैं। ये सारा कुछ आपने इस चैप्टर में करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। जो-जो मैंने कहा है ना कि बिल्कुल छोड़ने वाली चीज़ें नहीं हैं, वो तो आपने लास्ट में अच्छे से करनी है। जो मैंने कहा है कि पढ़ लें, वो 1-1, 2-2 दफ़ा आप रिपीट करेंगे तो कुछ ना कुछ उनमें से भी ज़हन में रह जाएगा। चैप्टर आपका एंड हो गया, ये एमसीक्यूज़ आपने कर लेने हैं, दैट्स इट।